जिसका झंडारोहण किया। संविधान की मूल प्रस्तावना जो अभी पढ़ी है वो इतनी शानदार है कि उनको सोने के अक्षरों में मंडाकर हम एक फ़ोटो के अंदर यदि रखें तो भी कम नहीं। लेकिन धरातल पर क्या है, आप में से ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होंगे और स्टूडेंट नहीं है तो कोई न कोई नौकरी के लिए तैयारी करने वाले। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 धारा, कई अध्याय हैं, कई खंड हैं। यदि आप उस पर पूरी चर्चा करना चाहो तो आपको हर अध्याय हर खंड के ऊपर अलग से विचार करना। लेकिन मैं मोटे तौर से इन बात को आज की परिस्थिति में हम लागू करके देखते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हमारा संविधान इतना पवित्र है और एक तरफ हमारा संविधान 100 मरतबा संशोधित हो चुका। भारत में इंदिरा गांधी ने तानाशाही कायम की, प्रजातांत्रिक अधिकारों को समाप्त किया, उसको आपातकाल कहते हैं, जिसमें बिना मुकदमा चलाए 19 महीने जेलों में रखे। उसमें सीकर SFI से भी हम 2 थे, एक मैं था एक किशन डाका था, जिनको 19 महीना बिना मुकदमा चलाए। वो भी एक संविधान के अंतर्गत था। आज मोदी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर वो प्रधानमंत्री है। तो ये है क्या? भारत का संविधान को समझने के लिए आपको 2 बात समझनी पड़ेगी। पहली ये समझनी पड़ेगी कि आज गणतंत्र दिवस है, खुशी का दिन है, हमने संविधान लागू किया, हमें मताधिकार का प्रयोग किया, तो उसके साथ दिल्ली के अंदर फौजियों की परेड क्यों कराई जाती है? ताकत का प्रदर्शन क्यों किया जाता है? आप देखते होंगे टेलीविजन पर आता है, ताकत का प्रदर्शन भी साथ का साथ। दूसरी तरफ भारत के संविधान के लिए अंबेडकर जो है, और अंबेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो कुछ बनाया है हमने ही बनाया है, जबकि अंबेडकर केवल उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। पार्लियामेंट में या किसी भी जगह या किसी भी मीटिंग में आप कोई रिपोर्ट रखते हो, वो जब तक पास नहीं हो जाती है उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो वो ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन था, वो उसको काम था उसका पेश करना। उसमें बहुत अधिकार हैं। एक तो संपत्ति का अधिकार है कि आप कितनी भी संपत्ति बना सकते हो। यदि समाजवाद शब्द इसके अंदर जो शामिल किया गया है, जो 1976 में शामिल किया गया है इमरजेंसी में, यदि समाजवाद की बात करते हो तो उसमें प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं होनी चाहिए, धन की गारंटी नहीं होनी चाहिए कि आप कितना भी व्यक्तिगत धन इकट्ठा कर लीजिए, संविधान आपको गारंटी देता है कि हम उसको सुरक्षा देंगे। गारंटी हमें रोजगार की चाहिए, गारंटी हमें आवास की चाहिए, गारंटी हम बीमार हो तो हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए कि स्वास्थ्य फ्री हो देश के लिए, गारंटी हमें शिक्षा की चाहिए कि हमें शिक्षा अच्छी क्वालिटी की मिले। जब समाजवाद आएगा, नहीं तो समाजवाद नहीं आएगा। दुनिया में 211 मुल्क हैं। जब हम हमारे मुल्क के बारे में पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करने का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है जिसके अंदर पोशाक भिन्न है, भाषा भिन्न है, खान पान भिन्न है, पहनाव भिन्न है। और यदि मलयालम का आदमी आकर के मेरी जगह बोलने लग जाए तो आपको और मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो पुलिस स्टॉप तक लगा रहा है। हम तमिल नहीं समझते, हम तेलुगु नहीं समझते, हम कन्नड़ नहीं समझते। तो ये एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप को एक रखना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा सवाल, इससे पहले सवाल आता है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को? कैसे मिली? एक तो आज़ादी लेने का दुनिया के अंदर तरीका है, दुनिया में क्रांतियाँ हैं, रिवोल्यूशन से, हथियार के आधार पर ताकत से लड़ाइयाँ हुई है, खून खराबा हुआ है और उसके बाद में बदलाव आया है और आज़ादी मिली है। रशिया में मिला है,
अमेरिका ने भी बहुत खून खराबा हुआ है, चाइना में भी हुआ है, भारत में तो खून खराबा नहीं है। तो क्या भारत में गांधी ने आज़ादी दिला दी? उसके पास तो बुढ़ापे के सारे के लिए एक लाठी थी, उसके पास हथियार ही नहीं था। तो फिर ऐसी अंग्रेजों की क्या मजबूरी आ गई कि वो बिना आपकी ताकत के आपको आज़ादी गिफ्ट में दे दी, आपको प्रेजेंट कर दी कि ये आज़ादी लीजिए। मैं आपको बस सवाल उठा रहा हूँ जो हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में जो एमए के बाद लोग सवाल उठाते हैं, उससे पहले इन चीज़ों को नहीं सोचते कि ये क्या है कि गांधी ने चरखा काट दिया और देश आज़ाद हो गया। ऐसा नहीं हुआ। आप में भी अपने दिमाग को घसने की आदत नहीं है। यदि घसने की आदत होती तो इसको डिटेल से आपको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या भारत आज़ाद हो गया, या सत्ता एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में चली गई। इसको सत्ता ट्रांसफ़र कहते हैं। ये सत्ता ट्रांसफ़र हुआ और हमें बता दिया गया कि आप आज़ाद हो। आप आज़ाद हो काहे के लिए? आप भूख मरने के लिए आज़ाद हो, आप अपराध करने के लिए आज़ाद हो, आप बीमार होने के लिए आज़ाद हो। तो फिर राष्ट्र कहाँ रहा, संविधान कहाँ रहा? ये चीज़ें आज आप सोच लो, क्योंकि अभी जो आपके पहले 1947 से अब तक की जो 2 पीढ़ी आई है, जो मीडिया आया है, प्रचार तंत्र आया है और जो अध्यापक गण आया है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था आई है, वो बिल्कुल ही ढकोसला है। उसका व्यवहारिकता से कोई संबंध नहीं। वो ये समझे कि मैं इस शिक्षा के आधार पर विद्वान बन सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको गलतफहमी है। जो आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा। और मैं सिर्फ आपको एक किताब बताता हूँ जो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों में से बेहतर यूनिवर्सिटियों में पाठ्यक्रम में है। पहली बार हिंदी के अंदर वो आई है किताब। आपको प्राइमरी नॉलेज के लिए जो बेहतर टॉप यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई जाती है, हिंदी में भी वो आ गई और हिंदी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस किताब का नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के नाम से। ये हमें सीखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैं आज़ादी की बात करता हूँ और हिस्ट्री की बात नहीं करता, और सब्जेक्ट की तो बात करेंगे तो विषय से अलग भी फट जाएगी। पहली बात 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुना? जो भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है, चाहे वो बीए का होगा चाहे एमए का होगा, उसने पढ़ा होगा यहाँ साइमन कमीशन आया था, भारत में अंग्रेजों की तरफ से कैबिनेट मिशन आया था, उनके बीच में चर्चाएं हुई हैं। क्योंकि एक हमेशा आप विज्ञान के एसएफआई को मानो, चाहे आप डीवाईएफ को मानो, चाहे आप किसी को भी नहीं मानो, एक नियम आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि समय, परिस्थिति, अवस्था हर समय परिवर्तनशील है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। चाहे आपका शरीर हो, चाहे मेरा शरीर हो। यदि सूर्य यहाँ है, आप जब उठोगे तो हो सकता है यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। जब हर चीज़ परिवर्तनशील है तो हमें उस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि 1857 का जो क्रांति थी, युद्ध था, उसके बारे में हमें वो नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि इस मुल्क के अंदर क्रांति के प्रेरणादायक यदि कोई रहे हैं तो किसान रहे। 1857 की भी एक कमेटी बनी थी, उसमें राजा नार सिंह उसका चेयरमैन था। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा राजा नार सिंह का। और राजा नार सिंह की दिल्ली में स्टैचू लगी, फांसी भी लगी। अब संयोग से एक मंगल पांडे जो भांग का सेवन करता था, जो उन्होंने योजना बनाई थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह एक साथ मिलिट्री कैंप्स के अंदर ये शुरुआत की जाएगी, उसको 10 दिन पहले ही उसने फायरिंग कर दी। बहुत बड़ी कुर्बानी बर्दाश्त करनी पड़ी देश को, लेकिन वो
कुर्बानी कुछ सबूत दे गई। हमारी हालत दासों जैसी थी। इस मुल्क में किसानों का बहुमत है, हम भी किसानों के बेटे हैं, किसान हैं, और हमारी हालत दासों की थी। और इतनी गई गुजरी हालत थी। यदि आप 1930 का किसान आंदोलन पढ़े, आप यदि सहजानंद को पढ़े, तो आपने पढ़ा होगा कि आपको पूरे शरीर को ढकने का हक नहीं था, आपको धोती बांधने का हक नहीं था, आपको कमीज होता ही नहीं था, एक लंगोटी बांधते थे। और औरतों पर पाबंदी थी, वो सूती कपड़ा नहीं पहन सकती थी, वो धाबड़ा भी उनका पहनती थी, और लोवड़ी का वो सिर के ऊपर ओढ़ नहीं रखती थी। ये 1930 तक की बात है, जो केवल 90 साल थी। लेकिन हमें वो नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षा का, जैसे संविधान का एक मकसद होता है कि दिखाया जाता है कि संविधान में सब कुछ है, वैसे शिक्षा में भी ये दिखाया जाता है कि हम जो बता रहे हैं वो सब है, लेकिन उसका एक उद्देश्य होता है कि जो जिसकी राज व्यवस्था है उसके खिलाफ बगावत नहीं है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको 100 उलाना देंगे, लेकिन राज में बैठे हैं, सबसे बड़ा मुखिया प्रधानमंत्री बैठा है, या राजस्थान का अशोक गहलोत बैठा है। कल परसों बड़ी एक खबर आई, आपने भी पढ़ा होगा, कि राजभवन किसान संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन करने के लिए गया। उसने कहा 5 एकड़ तक के किसानों की कुर्की नहीं हो सकती। हमने ये विधानसभा से नियम बना करके भेजा है, गवर्नर ने उसको पास नहीं किया। जब पता चला कि आप कोई भी बैंकों के संबंध में, कर्जे के संबंध में नियम बनाते हो, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जारी होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। अब सवाल, यदि आप सीपीसी के अंदर कानून की पोथी में परिवर्तन करना चाहते हो, तो वो भी भारत सरकार की है, उसमें पार्लियामेंट और राज्यसभा ही करेगी, विधानसभा नहीं कर सकती। तो आप देख लीजिए विधानसभा में कैसे लोग बैठे हैं, भेड़ बकरियों की तरह से यस और नो करते हैं। इसके अलावा अक्ल होती तो वो वही कहते थे जो हम कर नहीं सकते, ये क्या कागज खराब कर रहे हो आप। लेकिन ये कहने की स्थिति नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि एमएलए प्रतिनिधि होता है जनता का, लेकिन इस व्यवस्था में एमएलए जागीरदार होता है। 1947 से पहले जयपुर महाराजा था, वो पैसा लेता था सीकर वाले से, सीकर वाला छोटे जागीरदारों को ज़मीन बांट देता था, उससे पैसा लेता है। आज दिल्ली वो पैसा भरता है। अशोक गहलोत उसको कभी उठा सकते थे, लेकिन उसने कह दिया मैं पैसा नहीं दूंगा, तो इसके अलावा दूसरा उतना पैसा देने वाला नहीं है। वो इन एमएलए को कह रखा है तुम इतना पैसा हमें हर महीने पहुंचाओगे, और एमएलए को कह रखा है कि ये थाना तुम्हारे पास है, ये पटवारी तुम्हारे पास है, ये तहसीलदार तुम्हारे पास है, तुम चाहो जैसे इस्तेमाल करो, तुम्हारे खिलाफ है, तुम कैसे उगाई करते हो हमें मालूम नहीं है। ये वापस पुनः जागीरदारी प्रथा है जो व्यवहार के अंदर है। आपको सिविक्स की किताब में, जिसको लोक प्रशासन की एक सब्जेक्ट है, आपके भी होगा, उसमें बताया जाता है कि पंचायत विकास की एक बहुत बड़ी संस्था है। व्यवहार में देखें तो सरपंच बनने के लिए 10 लाख रुपये, उसको 5 लाख की तो शराब पिलानी पड़ती है। ये उसमें नहीं लिखा। हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में लिख देना चाहिए कि सरपंच वो बन सकता है जो 10 लाख की दारू पिलाए। लेकिन ये नहीं लिख सकते, लिखने के लिए कहते हैं बहुत पवित्र है। जनता को आपसरी में बांटे रखने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं जो विकास का नाम लेती है, और उसके पीछे उनका जो आचरण है वो लोगों को बांटने का आचरण है। यही ब्रिटिश का है। अब यदि आप पुनः आज़ादी के बारे में पढ़ना चाहो तो एक किताब आई है मिडनाइट, ए फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है, अर्धरात्रि की आज़ादी। उसमें आपको बहुत कुछ डिटेल मिलेगी। उसके बाद में जो सत्ता ट्रांसफ़र हुआ है, अभी जो मोदी कह रहा है, चाहे बीजेपी कह रही है, चाहे आरएसएस, उसमें कुछ परसेंट सच्चाई भी है, उसका कुछ आधार भी है। क्योंकि पंजाब का रेवेन्यू मिनिस्टर उस समय, इस पंजाब मत समझिए, पाकिस्तान का भी आधा हिस्सा पाकिस्तान का भी था, भारत का भी था, हरियाणा भी था, हिमाचल भी था,
ये सारा पंजाबी था। हिदायतुल्लाह उस समय थे, उस समय जिन्ना कुछ नहीं था, जिन्ना को लोगों ने पंजाब में नहीं घुसने दिया। और संविधान सभा का जो गठन हुआ, आपके पास मोबाइल है, आप इस पर बार बार यूँ अंगुली चलाते हो, एक बार इसके ऊपर अंगुली चला के आपको एक जी मंडा हुआ दिखेगा, जी, उसका अर्थ होता है गूगल। गूगल पर एक लाइन लिखी आती है, आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें आप सवाल पूछिए आज़ादी के बारे में, उसमें सवाल पूछिए, सारी बातें वो आपको ज़्यादातर बात बताएगा। केवल वही बात नहीं बताएगा जो अमेरिकन व्यापारी के और उसके माल बेचने में अड़चन आती हो, और सब कुछ बताएगा। जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, आपको ध्यान होगा, फिर दोबारा पब्लिक एड या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़िए, भारत में संविधान सभा बनी, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि भी थे, उसमें दो राष्ट्र की बात नहीं थी। संविधान सभा का जब गठन, भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का उसमें खाता ही नहीं था, इकट्ठे ही संविधान सभा बनी थी। 46 में जब कैबिनेट मिशन आया इंग्लैंड से, कैबिनेट मिशन ने आकर के जब चर्चा की यहाँ, तो तारीख तय कर गए थे कि सितंबर 1948 में भारत को आज़ाद करना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एड में आपको बहुत जगह लिखी मिल जाएगी, आप कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़िए डिटेल्स। फिर हमें ऐसी क्या जल्दी हो गई कि एक साल पहले ही अपने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी? भाई क्यों? बिना कारण, दूसरा एक हमेशा दिमाग में रखिए, बिना कारण कोई काम नहीं होता। आप और हम यहाँ खड़े हैं या मैं बोल रहा हूँ, तो उसका एक निश्चित कारण है। दुनिया में कोई काम बिना कारण नहीं होता। ये आपको कई बार अकस्मात घटनाएं दिखती है, ये भी अकस्मात नहीं होती, बहुत दिनों से एक कारण से। 15 अगस्त क्या विशेषता थी? 15 अगस्त की विशेषता ये थी कि 15 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालने की पहली बरसी थी। अमेरिका के दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने का अवसर था, उसकी पहली बरसी थी, इसलिए 15 अगस्त तक। अमेरिका का कहाँ दखल था इसमें? आप फिर पढ़िए मेरे कहने से, उस किताब का नाम है सिंगापुर पैक्ट। सिंगापुर पैक्ट है, जिसके अंदर महात्मा गांधी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, और अमेरिका पूंजी का प्रतिनिधित्व जीडी बिरला कर रहा था, वो भी उसमें मौजूद था। पहली बार कांग्रेस को जो 1-1 रुपया चंदा करते थे, उनको 8 करोड़ रुपया चंदे में थे सिंगापुर में। उसने कहा हमने इतना पैसा देखा ही नहीं, हमारे तो कपड़े धोने का भी पैसा नहीं चुक रहा, दिल नहीं चुक रहा। उसमें ये तय किया कि भारत में जो ब्रिटेन की पूंजी लगी हुई है, वो पूंजी अमेरिका की पूंजी को बेचती जाए, और अमेरिका का $20 लाख जो कर्जा है इंग्लैंड के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वार में जब वो दिवालिया हो गया था, वो उसका माफ़ कर दिया। तो हिंदुस्तान को $20 लाख की एवज में ब्रिटिश पूंजीपति से अमेरिकन पूंजीपति के हवाले कर दिया, जिसमें ये नेता शामिल थे। इन्होंने कहा सितंबर 1948 तक हम वेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही कि तुम इसको दे दिवा करके वापस निकल जाओ। 46 तक कोई बात नहीं थी, कैबिनेट मिशन तक, फिर पार्टीशन की, फिर दोबारा ब्रिटेन से प्रतिनिधिमंडल आया है, उसने कहा भारत की जनता खिलाफ है, भारत के किसान खिलाफ है, भारत की फौजों के सिपाही खिलाफ हैं, तुम्हें इस मुल्क से नहीं निकलने देंगे। जब जाकर के प्रस्ताव आया, और सिर्फ 7 दिन यहाँ वो रहा, और 7 दिन के अंदर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए,
कहा ये आपस में लड़ते रहेंगे और तुम अपनी पूंजी सुरक्षित निकाल के ले जाओ। ये है इंडियन डेमोक्रेसी, ये है इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसके लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेगी। और हमें जो दिखाया गया, जो स्वप्न दिखाया गया, उन स्वप्न का परिणाम ये हुआ कि उस समय भारत में अमेरिका की पूंजी 1500 करोड़ रुपया थी, 1500 करोड़ रुपया पूंजी लगी हुई थी। बिरला के साथ हिंद मोटर कारखाना लग चुका था, जिसकी ये एम्बेसडर, ये कारें उस समय आती थी। जब हम सत्ता के साथ उन्होंने अमेरिकन को ट्रांसफर कर दिया, आज क्या हालत है? आज हिंदुस्तान कोई दवाई नहीं बनाता। अमेरिका ने अपने हाथ में दुनिया को कब्जा करने के लिए उन्होंने 4 संस्थाएं खड़ी कर दी। एक पेटेंट नियम, पढ़े हो आप अपने पेटेंट नियम? आप कोई भी चीज़ नई इजाद करना चाहते हो दुनिया में तो अमेरिका का कब्जा है, पहले उससे पेटेंट करवाइए, नहीं आप नहीं दे सकते। दूसरा एक है WTO, एक है वर्ल्ड बैंक। ये संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अमेरिका के हित के लिए दुनिया को कैसे बर्बाद करें, और हम बर्बाद इसलिए हो रहे हैं कि हम एक तरफ प्राकृतिक तौर पर, जिसको नेचुरल कहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया में इतना ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है जो शायद किसी एक देश के पास नहीं। पूरा यूरोप, अमेरिका, अखबार में आप पढ़िए, 2 ही मौसम होते हैं, या तो बर्फ़ पड़ती है या बरसात। हमारे यहाँ 3 मौसम। हमारे यहाँ मानसून है, हमारे यहाँ गंगा का मैदान है उपजाऊ, जिसके अंदर दुनिया की बेहतरीन खेती है। हमारे यहाँ सारे क्लाइमेट हैं। अब सर्दी पड़ रही है, आप गोवा चले जाइए, आपको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी पड़ रही है, आप श्रीनगर चले जाइए। हम दुनिया में सबसे धनी हैं, और ज़मीन के नीचे कितना धन है हमें पता ही नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं। मैं खुद काश्तकार हूँ, मेरे 2 ट्यूबवेल है, लेकिन मेरे को यही पता नहीं ट्यूबवेल में कि 500 फुट के नीचे है क्या। मेरा एक दोस्त नागौर चला गया, ज़मीन लेके रहने लग गया। अब तो उसकी ज़मीन सरकार ने लेकर के अडानी को दे दी। उसके खेत के अंदर ड्रिलिंग हुई, खुदाई हुई, विदेशी ने की। कितना की? 11.5 किलोमीटर। अब मैं 500 फुट पर ही बैठा हूँ, वो 11.5 किलोमीटर खुदाई कर गए। उसका पता जब चला, जब शुरू में एक SI की अधिकारी आई, आकर के उसने अपना लैपटॉप लगा करके यूँ देखा, तो वो गया कि भाई तेरे को पूछे बगैर तेरे खेत में कौन जा रहा है। तो इन सब के जो आप गूगल के ऊपर जो रूट ढूंढते हो ना, आपको कहाँ जाना है, कौन से मोहल्ले में जाना है, ये सारा GT शीट में आता है, ग्राउंड ट्रॉपिकल शीट बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये कवर होता है। तो उनके पास पॉइंट थे वहाँ के, तो वो गया, जाके कहा कि बेटा चाय पानी पी लो। वो कोई अच्छी कश्मीरी लड़की थी, खानदानी घर की थी। कहा ताऊ जी आपकी चाय में हमने खा दी। क्यों? हम ताऊ जी आपको यहाँ से उजाड़ने के लिए आए और आप हमें चाय पिला। तो क्यों बेटा राज यदि बेसी तो चला जैसे, क्यों अभी तो तय नहीं है, लेकिन अब मेरे आने के बाद में इधर से एक हेलीकॉप्टर आएगा, पीछे एक पूंछड़ा सा लटकाया हुआ, वो जगह जगह घूमेगा और वो रेडियो एक्टिविटी से आपका मैप बनाएगा नीचे का। यहाँ भी घूमा होगा, आपके गांव में भी गया होगा, शायद किसी के गांव में नहीं गया होता, अलग बात होगा, सब जगह वो जा चुका, उसको पता है। वो जो डाटा लेता है रेडियो एक्टिविटी, उस डाटा को जिस लेबोरेटरी में विश्लेषण करते हैं कि इन डाटा में क्या है, क्या खनिज है, क्या नहीं है, वो भारत सरकार के साथ अमेरिका का एक समझौता है कि भारत सरकार को उन डाटा के बारे में अमेरिका चाहे तो बताए, नहीं कोई बताना नहीं। और वो कैलिफोर्निया में विश्लेषण, तो कैलिफोर्निया वालों को पता है कि यहाँ सीकर की ज़मीन में नीचे क्या है, हमें नहीं है। ये मेरे को और विशेष तौर से जानकारी इसलिए मिली क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था ही मूल ढांचा होता है।
हम अभी एक रिसर्च कर रहे थे 6 साल से, या उदयपुर वाटी एक जगह पास काली पहाड़ी बोलते हैं उसको, हम उसको तांबे की खान मान करके उसमें कर रहे थे। वो खान जहांगीर के काल में पूरी बैठ गई, डिस्टोर हो गई। अभी लगातार कभी कुछ नई बात ढूंढे, कभी कुछ ढूंढे, लेकिन वहाँ इतनी भट्टियाँ थी, शोधन के कारखाने थे कि उन भट्टियों से निकला हुआ जो कचरा है, कीट है, वो अब भी 10 लाख टन पड़ा है। अब सोचो कितनी पुरानी होगी। तो उसका आखिर में हमें रिकॉर्ड तलाश किया तो पता चला 1000 BC में वो चालू थी। 1000 BC का मायना आज 2022 है, उसमें 1000 और मिला तो 3022 साल पहले वो कारखाने चालू थे। और यहाँ से सिंधु घाटी को, मेसोपोटामिया को लोहे के बने हुए औजार सप्लाई। जब हम सारा कर लिया उसके बाद में वहाँ टेंट लगे हुए हैं भारत सरकार के, आणविक के और SI वालों के, तो हम वहाँ गए। उससे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया का रीजनल मैनेजर है, जयपुर बैठता है, जालाना डूंगरी, बहुत बड़ी जगह है, 100 एकड़ में कोई फैली होगी। कहा आप उनके पास से, हम वहाँ गए। अब यहाँ एक और देखो बड़ी बीमारी है। कई आदमी कोशिश करते हैं वो कपड़ों से महसूस होने का कि वो बड़ा आदमी है। कई आदमी देखते हैं साफ सुथरा हो तो डेढ़राज की तरह दाढ़ी बना के भी आ जाता है, चाहे रोजाना न बनाता हूँ। अब मैं हूँ जैसा का जैसा आ गया, वो कोई अलग अलग है। तो जितना अच्छा विद्वान होगा वो ये परवाह नहीं करेगा, वो हमारा वेट कर रहा है। हम दो गए, एक आर्कोलॉजी का कोटा डिवीजन का सुप्रिटेंडेंट है वो, और एक तो 3 सेकंड हम लेट हुए। हम गए तो बरामदे में चक्कर लगा रहा, हमें देखते उसने चपरासी हुआ, ये फ़ोन उठा के ले जाओ साइड में और कहो साहब आज दूध पे, और कहा हर घंटे बाद हमें चाय पिला दो। उसने हमें 6 घंटे दी, 6 घंटे। उसने नॉर्थ इंडिया का हमें समझाया, कहा भैया जिस जगह तुम खोज कर रहे हो वो पहली साउथ एशिया की खुली सोने की माइंस होगी, सिर्फ 100 फीट नीचे गोल्डन है। फिर वो दुखी हो गया। मैंने कहा क्यों दुखी क्यों हो गए? कि भाई दुखी इसलिए हो गया कि भारत के पास इतना ऊपर से कचरा हटाने का कोई ऐसा साधन ही नहीं है। ये किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसको मोल ले लेगी और हमारा जो आसपास का किसान है और है वो वहाँ मजदूर बन जाएगा, माल अमेरिका चला जाएगा। ये इसका परिणाम होने वाला है। क्योंकि यदि अध्ययन आप नहीं करोगे तो हम जिधर बढ़ रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम अफ्रीका के कई देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा के नियम देखिए, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन सबको भारत सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। स्कॉलरशिप हमारी, ग्रेजुएशन हम यहाँ से करते हैं, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल वो करते हैं, हमें नहीं देंगे। हमें किसी को भी हमारी शिक्षा के अंदर से बीच में जैसे गुब्बारे में हवा होती है उसमें से इंजेक्शन से ज्ञान निकाल के रख दिया जाता है और आपको साक्षर बनाया जाता है, जिससे न आप हिंदी में शुद्ध लिख सकते हैं न आप अंग्रेजी में शुद्ध लिख सकते हैं। एक पेज में 10 गलती होगी, ये हालत है। न हम पूरे कंप्यूटराइज हैं, न हमें किसी यूनिवर्सिटी उसके अंदर लैपटॉप देने के कोई प्रावधान है, न हमें अभी कोई वाईफाई का है। यहाँ भी वाईफाई थोड़े देर लगाई थी, वाईफाई लगाई तो उनके सारे दोस्त आनंद नगर और सब जगह से आ गए। अब हमें बाद में पता चला कि वो तो बाइट्स में देते हैं कि आपको इतना GB दिया जाता है, वो तो एक दिन में ही पूरा हो जाता है। तो हमने कहा क्या क्या, आखिर इसको बंद करना पड़ा। हमने कोशिश की कि आप और हम बीच में संवाद करें, इसलिए ये डेढ़ा बैठा 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मैंने खर्च करवाया कि यार ऐसा TV ले बड़ा स्क्रीन वाला, जिससे पेन ड्राइव लेके या मोबाइल से मैं मेरा जोड़ करके इसके अंदर अपने क्लास ले सके, चर्चा कर सके। तो 2 ही काम आता है। ये क्रिकेट वाले दिन चालू रहता है, शायद कभी कभी कबड्डी के मैच के लिए। ये इतना ही आपका स्तर अभी बढ़ पाया है आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी में। जब सवाल हम आज़ादी का करते हैं, गणतंत्र का करते हैं, अभी एक नया सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया कि गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसे कर सकती है। बस अब मोदी
दुनिया में किसी का मानने वाला नहीं है। अब मोदी के दिन पर दिन पर्दे खुल रहे हैं। मोदी को 75 साल में किसने चैलेंज किया? आपके माँ बाप ने चैलेंज किया, किसान ने चैलेंज किया, जिसने विद्यार्थी को भी पैदा किया है, जिसने फौजी को भी पैदा किया। और साफ सुथरी बात कह के उसने चैलेंज किया। पहले दिन जब दिल्ली वो आए बॉर्डर पे, तो उन्होंने कहा हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, यदि ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 6 महीने का ले आएंगे। ये सारे अखबार, ये सारे मीडिया उनकी बड़ी मजाक बनाते थे, कैसे क्या जंगली आदमी है, इतने आदमी कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, ये थोड़े दिन में थक थका के बन जाएंगे। अभी यूनिवर्सिटियाँ अध्ययन कर रही हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ भी कई पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं कि ये कैसे हुआ, मोदी कैसे माना। शायद आप भी जवाब नहीं दे सकते, आसानी से नहीं दे सकते, क्योंकि आप वहाँ आंदोलन में 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 5 महीना रहते, वहाँ यदि देखते तो कुछ समझ में आता। अब यदि मैं इसका सवाल करूं कि भाई मोदी क्यों मान गया, तो मेरे को तो प्लेयर कह देगा कि सालासर वाले बालाजी ने बनवा दिया उसको। ठीक है, मैं किसी की आस्था पर नहीं जाता, लेकिन मैंने 2 बात कि दुनिया में 3 शब्द हैं। आपकी SFI की भी अलग फिलोसफी है, DYF की भी है, वामपंथ की भी है, दुनिया में जो बदलाव करते हैं उनकी भी है। फिलोसफी में 3 ही शब्द हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये 3 शब्द आप अपने दिमाग में रख लीजिए, आप IAS बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे। दुनिया की सारी फिलोसफी इन 3 वर्डों के अंदर एक सिमटी हुई है। इन 3 वर्डों से आप हिंदुस्तान की आज़ादी को देखोगे तो आज़ादी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पूंजीपति को भी लूट के बाहर जाने का नियमों के अनुसार गए, उनमें कोई भी समुद्र से भगोड़ा नहीं गया, सब एरोप्लेन से, और बाहर बचाव के लिए सब लोग। आप और हमें आज़ादी मिली नहीं है। ये बीच में जो 70-72 साल का गैप रहा, जो हम आज़ादी के आसपास के जन्मे हुए हैं, मतलब आज़ादी के 1 साथ बाद जन्मे हुए हैं, हम आप लोगों को कुछ नहीं दे सके सिवाय आप लोगों को साक्षर बनाने के, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, आप लोगों को जातियों में बांटने के, आपको धर्मों में बांटने के। जो पहले धर्मों के नाम की कोई दुकानें नहीं थी। मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है सालासर वाले पर, लेकिन क्योंकि क्या कर दिया करके ढाडी के पूछ रहे एक साथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आज सवाल कर रहे हो आप आज़ादी का, इतिहास की दृष्टि में भारत के नाम से मैंने एक सीरीज चलाई जिसमें 92 एपिसोड मिल जाएगा। अभी उसको और मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके अंदर आपको सिंगापुर पैक्ट भी मिल जाएगा, उसमें आपको 15 अगस्त भी मिल जाएगा, उसमें आपको गणतंत्र भी मिल जाएगा, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो पार्ट्स है, अध्याय है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन शायद किसी हॉस्टल के लड़के ने मेरे को ये नहीं कहा कि यार आपका यूट्यूब पर कौन सा चीज़, कि उनको जरूरत ही नहीं, आप जी रहे हो, क्योंकि दुनिया जीती आई है। दुनिया आगे वो बढ़ता है जो योजना बना के जीता है, योजना बना के खाता है। आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आप 8 बजे भी उठ सकते हो, आप सुबह 5 बजे भी उठ सकते हो। देयर आर नो एनी शेड्यूल, आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है। आज आप क्या इस सप्ताह में आप क्या कपड़े पहनोगे, कितने धोए हुए हैं, कितने प्रेस करे हुए, नो, हमारे पास कपड़ों का कोई शेड्यूल नहीं। हम क्या खाएंगे, भैंस है, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है कि मंडे से लेकर संडे तक दाल बनेगी तो किस चीज़ की बनेगी, सब्जी बनेगी तो किस चीज़ की बनेगी। या आप बैठे हो, मैं पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन वेजिटेरियन और रूट वेजिटेरियन। नहीं समझ में आई ना बात, इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि आपको व्यवस्थित जीना ही नहीं है, आपको व्यवस्थित समझना ही नहीं है। तो आज़ादी की बात करना बेमानी है। जैसी व्यवस्था हमें हाँकती रहेगी, हम हाँकते रहेंगे। ये नहीं होगा, तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को पढ़ना भी पड़ेगा, और तुम्हें एक एक चीज़ पे पढ़ना पड़ेगा।
आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको सोशल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको फिजिक्स के बुनियादी नियम भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको केमिस्ट्री के बुनियादी नियम भी पढ़ेंगे। वरना क्या स्थिति है आज के उसमें आई है अखबार में। आज अखबार पढ़ाया नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता। अमेरिका ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे एक सुपर कंप्यूटर बनाया। डू यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? नहीं मालूम है। तो कितने पिछड़ गए। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक चला गया? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सबसे दिमागी गेम माना जाता है शतरंज का, चेस का जो सबसे बड़ा विजेता होता है वर्ल्ड का, उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए हुए कंप्यूटर ने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। तो नासा के, टेस्ला के, इनके कान खड़े हो गए कि बच्चों ये सारा कंप्यूटर पर निर्भर है, कल तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज बनाने लग गए। चाइना में $6 लाख में लेडीज मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई। अब वो बच्चे पैदा नहीं करती और आपके सारे काम करती है, कपड़े भी धोएगी, खाना भी बनाएगी, खाना भी खिलाएगी, और हम उलझे हुए साला सर। अरे कहाँ से कहाँ को आप नाप रहे हो? यदि आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज क्लास ऑर्गेनाइज करिए, चाहे महीने में 1 हो या चाहे 2। आपके दिमाग में जो शंका है आप तर्क करना सीखिए, आप बहस करना सीखिए, आपके जो सवाल है कोई कहे वैसे मत मानिए, जवाब करना सीखिए। आने वाले समय के अंदर आपके लिए रास्ते आप मौन चुपचाप निकल जाते हैं जैसे कोई अपराधी निकलता हो, ऐसा नहीं है। बाबाओं ने सिखा दिया, मंदिरों ने सिखा दिया, पैरों के हाथ लगाओ अपने से बड़े से, चाहे कैसा भी होगा। क्या मतलब है? इंडिया इज नॉट ए कंट्री, ये देश नहीं है। इंडिया इज ए जू। यू नो जू, व्हाट इज द जू? ये चिड़ियाघर है। अरे जिस मुल्क में मैं जो गोबर खाते हैं, पेशाब पीते हैं, वो 1 नंबर के नागरिक है। जिसमें मांस खाते हैं वो 2 नंबर के नागरिक है। बात है पर क्या हो रहा है? इसलिए दोस्तों मेरा तो आप अनुरोध है आपसे कि ये आज़ादी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आप यदि नहीं अध्ययन करोगे, तर्क करना नहीं सीखोगे और आगे नहीं बढ़ना सीखोगे तो आपके पाठ्यक्रम के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज़ादी को सुरक्षित रख पाओगे या नहीं रख पाओगे ये आपके हाथ में है। इन्हीं के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। कोई सवाल हो तो आप